हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट उसका पार्ट 2 जो है वहाँ से स्टार्ट करके पेज नंबर है 75, उसमें लिखा है स्पीकर ऑफ लोकसभा। वहाँ से ये पार्ट 2 जो है स्टार्ट करेंगे। तो उसका मेन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसमें उसका सिलेक्शन जो है कैसे होता है उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो मेंबर ऑफ लोकसभा जो है उसके अंदर स्पीकर ही उस मतलब स्पीकर का सिलेक्शन कौन करता है? तो जो लोकसभा के मेंबर है उसी का वो सिलेक्शन करते हैं। दूसरे होते हैं, अगर स्पीकर नहीं आता है तो उनकी जगह पे डेप्यूटी स्पीकर आते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। उसके फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन जो है उसका पहला फंक्शन है प्रिसाइड ओवर द सेशंस। जो जितने भी सेशन है उसमें उनको बुलाकर उसको संबोधित करके हम करने वाले हैं। जैसे कि कोई जज, जैसे कोर्ट चलती है तो कोर्ट में किसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जज साहब, ठीक है, योर ऑनर, या तो कोई भी हम जैसे कोई भी बात बताते हैं तो वो जज साहब के रिस्पेक्ट में ही बात बतानी होती है। यहाँ पे भी जो भी सेशन में बातें होगी वो हम यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही बात करके ही बताएंगे। फिर मेंटेन द कंट्रोल एंड फंक्शंस। जितने भी वहाँ पे बातें हो रही होगी तो उसमें मानो कि आर्ग्यूमेंट्स होगी तो उसमें कंट्रोल भी वही करेंगे। एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द ईच एंड एवरी मेंबर्स। हर एक जितने भी मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें से डिसिप्लिन रखने की बात भी वही बताते रहेंगे। ही और सी इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी, मतलब कि उसको यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, प्रोटेक्ट, ठीक है, उनके सम्मान होना ज़रूरी है। स्पीकर का कोई अगर अपमान करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हाउस में जो सम्मानित व्यक्ति कौन होता है? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और उसके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं और उसको कंक्लूसिव, मतलब कि उसको मानने पड़ते हैं, ठीक है। उसका डिसीजन को इग्नोर कर सकता नहीं है। अगर मानो कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि स्पीकर को हटाना है तो 14 डेज उसके लिए भी वोटिंग होगी सामने। मानो कि उनको खुद को हटना है। जैसे कि स्पीकर को अब लगता है कि अब मुझे काम नहीं करना है तो उसको रिज़ाइन लेना है, कोई भी जो भी रीज़न है। तो उसमें अगर रिज़ाइन लेना है तो उनको 14 डेज पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नोटिस उसको लगानी पड़ेगी। वर्किंग जो है यहाँ पे लोकसभा में या तो राज्यसभा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल सकती है। मानो कि कोई 60 डेज तक एबसेंट रहता है, ठीक है, जो विदाउट स्पीकर को इन्फॉर्म किए बिना ही चला जाता है, तो उसकी सीट जो है वो डिक्लेयर हो जाती है वैकेंट, मतलब वो खाली हो जाती है। उसकी जगह पे कोई दूसरा मेंबर वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट क्या होता है? मानो कि कोई बिल जो है वो पास हो रहा है, उसकी डिस्कशन चल रही है लोकसभा में या तो राज्यसभा में। उस टाइम पे बहुत सारे वोट्स जो है वो मेंबर करने वाले हैं। स्पीकर जनरली वोट देता नहीं, ठीक है, कोई भी जगह पे स्पीकर वोट देता नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब इक्वल वोट्स सामने आते हैं, जब बोला यस के सामने कोई बिल पास करना है तो उसमें यस लिखा है उसमें भी सेम मेंबर है, और सामने नो लिखा है उसमें भी सेम मेंबर है, तब लोकसभा का जो स्पीकर उस टाइम पे जो रहेंगे वो वहाँ पे वोट देंगे और उस बिल को पास कराने की अथॉरिटी रखते हैं। और मानो कि तब वो बिल को पास करवाना नहीं चाहते तो नो देंगे, ठीक है। तो वो उनका वोट जो है वो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं उस टाइम पे। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वोट है उसको हम क्या बोलेंगे? कास्टिंग वोट। तो फर्स्ट जो स्पीकर थे वो कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जो है अपने इंडिया में लोकसभा के पहले स्पीकर थे। मानो कि जब वो स्पीकर नहीं रहेंगे, ठीक है, जब लोकसभा में स्पीकर नहीं आएंगे तो उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर जो है पूरा हैंड ओवर करेंगे। वो पूरा जितने भी वहाँ पे बिल जो पढ़े जाएंगे, रीडिंग होगी, वो सभी उनको रिस्पेक्ट के साथ उनकी रीडिंग वो करेंगे। मानो कि दोनों के दोनों एबसेंट हैं। जब दोनों एबसेंट रहेंगे तो एक्सपर्ट या तो सीनियर जो रहेगी उसकी पैनल जो रहेगी वो पूरी उसको हैंड ओवर करेगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो है लोकसभा चलती रहती है। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्पीकर जो है उसके अंदर नहीं आते हैं तो उसमें पार्लियामेंट्री एक्सपर्ट भी आ सकते हैं। मैंने ये बात आपको बता दी, वो दोनों पार्टी में से आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको ये बात याद रखनी है कि उनको किसी पार्टी का यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देनी है। वहाँ पे जो भी डिसीजन हो गए वो पूरे इंडिया के लिए लिए जाएंगे, तो ये बात उनको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बिल बिकम्स एक्ट कब बनता है, मतलब कब बिल जो है वो एक्ट बनता है। प्रपोजल इज जो बिल का रहता है यहाँ पे कोई टाइप का प्रपोजल हम कह सकते हैं जो वहाँ पे चलता रहता है लोकसभा में, उसी को हम बिल बोलते हैं। बिल हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक्ट बने, ठीक है, हमेशा पास हो जाए वो ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी वो नया लॉ बन भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉ जो पुराने बने हुए हैं उसमें करेक्शन करके नया लॉ भी बनाया जाता है। मनी बिल
कि अगर हम बात करते हैं तो वो पास होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो मेजोरिटी के साथ पास होना ज़रूरी है। मानो कि वो बिल मेजोरिटी के साथ पास नहीं होता है तो फिर वो एक लॉ नहीं बनेगा, वो एक्ट बनेगा नहीं। सिंपल बात है। अब हम पेज नंबर 76 पे जो लिखा हुआ है, प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम द बिल, ऑर्डिनरी बिल, नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो बिल जो इस तरह से पार्लियामेंट में मिनिस्टर के द्वारा जो रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट रीडिंग होती है, वो उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहली रीडिंग होगी वो जो है पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मिनिस्टर वहाँ पे रीडिंग करेगी अपना बिल, उसको कोई लॉ बनाने उसके बारे में रीडिंग होगी। उसके लिए सबसे पहले जब वो रीडिंग करने जा रहे हैं उससे पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा, चेयरमैन ऑफ द हाउस जो है उनका रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा। तो इस तरह से वो रिकमेंडेशन देने के बाद ही वो, तो ये हमें यहाँ पे दो बात याद रखनी है। पहले तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी बिल रीडिंग करने से पहले, या तो चेयरमैन ऑफ द हाउस जो रहते हैं उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे उसका क्लियर होना चाहिए जो भी बिल बनने जा रहा है, ठीक है। फिर उसका बिल का रीडिंग वहाँ पे उनकी चालू होगा, सेक्शन में डिस्कशन होगा, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को एग्जामाइन मतलब चेकिंग किया जाएगा। पब्लिक ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, ओपिनियन उसके जितने भी है अपोजिशन पार्टी के वो भी कैरी आउट हो गए, ठीक है। कभी कभी वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग भी लिए जाएंगे। ये सब कुछ बिल रीडिंग टाइम पे होता है। समटाइम ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउस बिल कैन नॉट बी डिस्कस इन डिटेल। हाँ सीधी बात है, बिल जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो पूरी डिस्कशन वहाँ पे होती नहीं है। तो एक्सपर्ट को बुला के उस बिल को रिड्यूस किया जाता है, उसको थोड़े पेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब मेन पॉइंट जो है उसकी डिस्कसन, उसके ऊपर सजेशन कुछ डालना है तो उसके लिए कमेटी जो है उसकी रखी जाती है और वो कमेटी हाउस में नया बिल बनाकर प्रेजेंट करती है और फिर उसके ऊपर भी सजेशन जो है वो वहाँ पे बताए जाते हैं। फिर उसका बिल जो है वो थर्ड रीडिंग के लिए भेजा जाता है। थर्ड रीडिंग जो है वो सिर्फ ओनली फॉर्मल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। वहाँ पे वोटिंग जो है कैरी फिर थर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या होगा, उसके बाद उसकी वोटिंग होने वाला है। अगर वो मेजोरिटी गेन करता है तो बिल पास डिक्लेयर किया जाता है, जैसे बिल पास हो गया ऐसा माना जाता है। अगर मानो कि मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर बिल पास होता नहीं है। फिर सेकंड हाउस मतलब कि राज्यसभा जो है उसमें भेजा जाता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट की सिग्नेचर करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे प्रेसिडेंट उसके सिग्नेचर कर देते हैं तब बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। मानो कि सेकंड हाउस में से पास नहीं होता बिल तो उसको फिर से फर्स्ट हाउस में भेजा जाता है और वहाँ पे कोई भी हाउस जो है 6 मंथ से ज़्यादा अगर वो बिल को रखते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि बिल जो है रिजेक्ट हो गया है। और दूसरे केस यहाँ पे ये बनता है कि मानो कि बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास टोटल 3 ऑप्शन है, जो 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 3 ऑप्शन का मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो 3 ऑप्शन वाला मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन जो है वो आप पेज नंबर 76 पे रीड कर लेना। पहला ऑप्शन ये है कि वो बिल के ऊपर साइन कर देंगे, ही साइन द बिल हियर बाय अप्रूविंग इट। दूसरा है कि किप्स बिल विथ हिम, वो बिल लेके अपने साथ जा सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पे ही सेंड बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, वो वापस बिल भेज सकते हैं पार्लियामेंट में उसको वापस देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के 3 ऑप्शन उनको मिलते हैं। कभी जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये 3 ऑप्शन रहते हैं। फिर उसमें बी करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी बिल जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तब उसको मेजोरिटी नंबर के साथ जो है हाउस के अंदर वो 2/3 जितनी वोटिंग मिलनी ज़रूरी है। कितनी? 2/3, ये बात हमें याद रखनी है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, जितने भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट है उसके 2/3 जितनी वोटिंग मिलना ज़रूरी है। जैसे कि मेंबर प्रेजेंट है 300 तो उसमें से 200 वोट मिलना ज़रूरी है, सीधी बात है, ठीक है। तो इतने वोट अगर इसको मिलते हैं तो ही बिल पास हो पाएगा, ठीक है। और वो फिर आगे के हाउस में जाएगा, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली की जितने भी स्टेट में जो बैठे हुए उसमें भी ये बिल पास करना है मानो कि, तो उसमें भी मोर देन हाफ जितने भी लेजिस्लेचर असेंबली है उसके आधे से ज़्यादा लोगों को वोटिंग होना ज़रूरी है, तभी ऐसा माना जाएगा कि वो बिल पास हो गया, वरना बिल पास होगा नहीं। अब हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल जो है उसके अंदर क्या है, जब भी कोई बिल जो है उसमें मनी की बात आती है, स्पीकर जब वो मनी की बात करते हैं तब बिल कंटेनिंग, उसमें एक लाइन लिखी है, दूसरी लाइन है लास्ट से, बिल कंटेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड मनी बिल। मनी बिल जो है मोस्टली लोकसभा के अंदर 28 फरवरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, कौन सी डेट होगी वो? 28
फरवरी 28 फरवरी को मनी बिल जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कौन रिप्रेजेंट करते हैं? तो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो अपने होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर 4 पॉइंट मेन होते हैं मनी बिल के अंदर। जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोकसभा के अंदर होता है। दूसरा है उसमें एक्सपेंसेस मेंशन करने होते हैं जितने वो डिस्कशन करके फाइनेंशियल मिनिस्टर इसका पूरा न्यूमेरिक डिटेल जो है वो बजट के अंदर बताते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तीसरा जो है कि उसमें दूसरे जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ये सभी अपनी डिमांड उसके सामने रख सकते हैं। उसके ऊपर वोटिंग हो सकता है और उसकी परमिशन जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग मिलती है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे इनकम जो है वो टैक्सेस जो है वो अलग से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका डिस्कशन होगा। जब भी कोई बिल राज्यसभा में या तो उनकी लोकसभा में सबसे पहले रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद 2-3 दिन तक उसकी डिस्कशन भी चलती है। फिर उसको बिल अप्रूव होने के बाद राज्यसभा में सेंड कर दिया जाता है। वहाँ पे उसको पास होने के लिए मानो कि कोई रिकमेंडेशन अगर आना चाहिए तो 14 डेज़ के अंदर वो आ जाते हैं। लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि लोकसभा के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर है। मानो कि बिल वापस नहीं आ जाता है, बिल वापस 14 डेज़ में नहीं आता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा में से वो बिल पास हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि राज्यसभा को यहाँ पे पावर जो है मनी बिल के अकॉर्डिंग कम मिला हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सुप्रीमेसी किसके पास है? लोकसभा के पास ज़्यादा सुप्रीमेसी है और राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, राज्यसभा हैज़ अ लिमिटेड पावर, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा में से जैसे वो बिल पास हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में अगर रिकमेंडेशन मिलना था तो 14 डेज़ के अंदर मिल जाता, लेकिन 14 डेज़ में अगर रिकमेंडेशन नहीं मिला तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर साइन करेंगे। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते हैं तो फिर बजट जो है वो पूरे अपने एक वो बजट पूरे साल के लिए वो डिक्लेयर हो जाता है। मानो कि फिर बजट जो है वो पास नहीं होता है हाउस में से, एक बात याद रखना। तो फिर गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। मतलब ये ज़रूरी है, ये पास ज़रूरी है मनी बिल वाली, वो पास होना ज़रूरी है सभी डिमांड के साथ। अगर वो पास नहीं हो पाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी देने की नौबत आ सकती है। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा, लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका हम पार्ट 3 में पूरा डिस्कशन करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।